हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाले विद्रोहों और उन विद्रोहों के फलस्वरूप होने वाले नवीन राज्यों के उदय के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के जो प्रमुख योजनाएं थी उन योजनाओं के बारे में बताया, उन योजनाओं की समीक्षा की, वो योजनाएं क्यों असफल हुई, इस सब के बारे में बताया। और जो पिछले वीडियोज हैं उसमें मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत हमने अरबों की सिंध विजय, इसके अलावा इस्लाम का उदय, भारत में इस्लाम का प्रवेश और उसके बाद महमूद गजनवी के आक्रमणों, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों और उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश की श्रृंखला के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक को बताया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बताया। अब हम मोहम्मद बिन तुगलक के विद्रोहों, उसके समय में होने वाले निरंतर विद्रोहों और इन विद्रोहों के बाद नवीन राज्यों के उदय के बारे में बताएंगे। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुल 34 विद्रोह बताए जाते हैं। उसमें भी हम देखते हैं कि 27 विद्रोह केवल दक्षिण भारत में हुए थे। तो ये दक्षिण भारत में इतने विद्रोह क्यों हुए? तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण में अत्यधिक प्रसार दिल्ली सल्तनत का हुआ था। दिल्ली सल्तनत के प्रसार के अंतर्गत संपूर्ण दक्षिण भारत का विलय दिल्ली सल्तनत में कर लिया गया था। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है, जब डायरेक्ट कंट्रोल सुल्तान ले लेता है उसके बाद निरंतर असंतोष, उसकी नीतियों, उसकी योजनाओं की असफलता के कारण अमीर वर्ग में, उलेमा वर्ग में और स्थानीय प्रजा में और स्थानीय लोगों में, स्थानीय संभव वर्ग में, सभी में कहीं ना कहीं एक असंतोष व्याप्त होता है। और इस असंतोष के कारण निरंतर विद्रोह होते हैं और उन विद्रोहों को दबाने के लिए सुल्तान अपनी संपूर्ण शक्ति को लगा देता है। इसके अलावा हम देखते हैं जो विद्रोह होते हैं उन विद्रोहों के दमन के लिए सुल्तान अत्यधिक स्वयं प्रसार व्यक्तिगत रूप से करता है। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर एक प्रशासन की बहुत बड़ी असफलता दृष्टिगत होती है कि बहुत से विद्रोहों को दबाने के लिए, दमन करने के लिए सुल्तान को स्वयं जाना पड़ता है या सुल्तान के द्वारा जो सेनाएं भेजी जाती हैं ऐसी सेनाएं भी विद्रोहियों के साथ मिल जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये विद्रोह एक कैंसर की भांति संपूर्ण सल्तनत में फैल चुका था। अब हम इन विद्रोहों की समीक्षा करेंगे। तो हम देखते हैं कि इस विद्रोह के लिए जो उत्तरदायी वर्ग है वो अमीर और उलेमा। हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के अमीर वर्ग में से ही अंततः मावर सल्तनत का जन्म होता है, उसी में से बहमनी राज्य का भी जन्म होता है। इसी तरह से बंगाल भी स्वतंत्र हो जाता है और विजयनगर में भी जो इसके अधीनस्थ अधिकारी थे सुल्तान के, उनके द्वारा ही विजयनगर राज्य की स्थापना की जाती है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अमीर और उलेमा वर्ग में जो असंतोष था उसने भी विद्रोहों को जन्म दिया। तो हम देखते हैं इसमें सबसे पहला जो प्रमुख विद्रोह है वो है बहाउद्दीन गुरशस्प का विद्रोह। बहाउद्दीन गुरशस्प जो था ये सुल्तान का कजिन था, चचेरा भाई था। इसने सागर में विद्रोह किया है। ये सागर कहाँ है? एक सागर तो बुंदेलखंड में है, वो सागर नहीं है, ये गुलबर्गा के निकट सागर था और सागर का ये इख्तियार था। इसने विद्रोह किया और जब सुल्तान के द्वारा सेना भेजी जाती है विद्रोह के दमन के लिए तो ये क्या करता है, कंपली के शासक के यहाँ शरण लेता है। कंपली एक हिंदू स्टेट थी और वहां ये शरण लेता है। अंततः सुल्तान द्वारा जब कंपली पर चढ़ाई की जाती है, कंपली की घेराबंदी की जाती है, तो राजा काफी वीरता से सामना करता है, लेकिन जब देखता है कि वो सफल नहीं हो सकता है, ऐसी स्थिति में राजा की जो रानियां होती हैं, राजकुमारियां होती हैं, उनके द्वारा जौहर कर लिया जाता है और उसके बाद राजा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होता है। और उससे पहले कंपली का राजा क्या करता है, गुरशास्प को होयसल नरेश के यहाँ, वीर वल्लाल के यहाँ भेज देता है। इसके बाद फिर होयसल राज्य की घेराबंदी की जाती है और बाद में होयसल शासक वीर वल्लाल क्या करते हैं, गुरशास्प को शाही सेना को सौंप देते हैं। गुरशास्प को सौंप दिया जाता है, इसका दमन कर दिया जाता है फिर शाही सेना के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि बहराम आयबा का विद्रोह, किस्लू खां का विद्रोह, यह सिंध में विद्रोह होता है। सिंध और मुल्तान का विद्रोह हुआ है। इस विद्रोह का
भी सुल्तान के द्वारा कड़ाई से दमन किया गया है और इसको पराजित करने के बाद इसका वध कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं गयासुद्दीन बहादुर का विद्रोह बंगाल में होता है। इसकी भी पकड़कर हत्या कर दी जाती है और इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इसके बाद हम बाद में देखते हैं कि फिर बंगाल में बहुत निरंतर एक अव्यवस्था का माहौल रहता है और ऐसे वातावरण में का लाभ उठाकर हाजी इलियास अंततः सुल्तान शमसुद्दीन के नाम से बंगाल को स्वतंत्र कर लेता है। 1340-41 में बंगाल को स्वतंत्र कर लेता है और इस तरह से ये दिल्ली सल्तनत से निकल जाता है। हम देखते हैं कि मावर विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था। मदुरा, मैंने बताया था कि मुस्लिम इतिहासकारों ने मदुरा को ही मावर कहा है, तो ये मदुरा का विद्रोह था। 1335 में एहसान शाह के द्वारा किया जाता है और सुल्तान उस समय देवगिरी में था। सुल्तान जब विद्रोह दमन के लिए आगे बढ़ता है उसी समय महामारी फैल जाती है प्लेग की और सुल्तान वापस लौट आता है। ऐसी स्थिति में मावर स्वतंत्र हो जाता है, एक स्वतंत्र सल्तनत बाबर सल्तनत की स्थापना हो जाती है। हम ये देखते हैं बाद में बाबर जो सल्तनत थी उसका फिर क्या किया जाता है कि विलय कर लिया जाता है। इसमें 1377-78 में विजयनगर के द्वारा इसका विलय कर लिया जाता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा की जाती है। देखिए, ध्यान रखिए, जब कंपली राज्य का दमन होता है उस समय हरियर और बुक्का नामक दो भाई जो थे वो सुल्तान की सेनाओं के द्वारा पकड़े जाते हैं और इन्हें दिल्ली ले जाया जाता है, इन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है और बाद में जब कंपली में विद्रोह होता है तो कंपली के विद्रोह को दमन करने के लिए हरियर और बुक्का को सेना के साथ में दक्षिण भारत में भेजा जाता है और यही हरियर बुक्का अपने गुरु के प्रभाव में जाकर इस्लाम को त्याग देते हैं और पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद विजयनगर राज्य की स्थापना की जाती है। इस तरह से यह विजयनगर एक हिंदू राज्य था जो सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन के रूप में दक्षिण भारत में उभर के आया। हम दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उस साम्राज्य के प्रभाव और उस साम्राज्य का मूल्यांकन, इन सारी चीजों को बाद में बताएंगे। अब हम देखते हैं बहमनी राज्य। इसी तरह से बहमनी राज्य की स्थापना भी अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा की गई। 1346-47 में ये महाराष्ट्र में एक विद्रोह होता है और अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना कर ली जाती है। ये देखा जाए तो सादा अमीरों का विद्रोह था जो निरंतर हमें उत्तर से दक्षिण तक दिखाई देता है। यही विद्रोह हमें मालवा में भी दृष्टिगत होता है, यही गुजरात की ओर भी दृष्टिगत होता है और यही दक्षिण में भी बहमनी राज्य में भी दृष्टिगत होता है। इसके अलावा कुछ और भी विद्रोह हैं, जैसे निजाम भाई ने कड़ा में विद्रोह किया है, इस विद्रोह का दमन किया जाता है। नसरत खान ने बीदर में विद्रोह किया, अली शाह का गुलबर्गा में विद्रोह, और इसमें जो महत्वपूर्ण विद्रोह एक है वो है आइनुल मुल्क या ऐनुल मुल्क मुल्तानी का अवध में विद्रोह। ये सुल्तान का मित्र था और इसने दक्षिण अभियान पर जाने से इनकार किया और ये विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह का दमन किया गया था। चूंकि सुल्तान का मित्र था इसलिए इसे बाद में क्षमा कर दिया जाता है और उद्यानों का निरीक्षक दिल्ली में बना दिया जाता है। हम देखते हैं कि सुल्तान ने अंतिम समय में गुजरात के विद्रोह का दमन किया है। उस समय सुल्तान गुजरात में देवगिरी में होता है और गुजरात में तगी का विद्रोह हो जाता है। तगी के द्वारा गुजरात के प्रमुख शहरों को लूट लिया जाता है। ये तगी कौन था? तगी के बारे में बताया जाता है कि ये जूता बनाने वाला एक व्यक्ति था जो ये मुस्लिम अमीरों का गुलाम था और इसने मोहम्मद बिन तुगलक की कृपा से ऊंचा पद प्राप्त किया और अंततः गुजरात में विद्रोह किया। सुल्तान आगे बढ़कर गुजरात के विद्रोह का स्वयं दमन करता है और तगी सिंध की ओर भागता है। सिंध में जब ये पलायन कर जाता है तो सुल्तान के द्वारा इसका पीछा किया जाता है और सुल्तान के द्वारा जब पीछा किया जाता है तो सुल्तान ऐसे समय में थट्टा की ओर आगे बढ़ता है और ऐसी कंडीशन में सुल्तान की ज्वर से गोंडाल के निकट मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 में। तो हम देखते हैं जब सुल्तान की मृत्यु होती है तो सुल्तान की मृत्यु के समय बदायूं ने कहा था कि
इस प्रकार से प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। ये बरनी ने कहा, सॉरी बदायूनी ने कहा था कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई, इस तरह से कहा गया है। अब हम देखते हैं जब ये विद्रोह हुए हैं, उन विद्रोहों के बारे में बरनी से सुल्तान ने एक बार कहा था कि मेरा राज्य एक ऐसे रोगी की भांति है जिसका वैद्य इलाज करता है तो कहीं सिर दर्द है तो सिर दर्द का इलाज करता है तो ज्वर हो जाता है, अगर ज्वर का इलाज करता है तो कोई और समस्या, कोई और रोग उत्पन्न हो जाता है। और मैं निरंतर इस अपने राज्य के रोग के निदान के लिए प्रयास करता हूं, लेकिन निरंतर विद्रोह बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मर्ज बढ़ती जा रही है। इस तरह की बात सुल्तान ने बरनी को बताई थी, बरनी से कहा था। ये दो कोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो बरनी से कहा था, और बदायूनी ने उसकी मृत्यु के बारे में कहा है। अब विद्रोहों के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें हम फिर से बता देते हैं। तो याद रखिएगा, इसके समय में कुल 34 विद्रोह होते हैं, उसमें भी सर्वाधिक विद्रोह दक्षिण भारत में हुए हैं 27। इसके विद्रोह के लिए उत्तरदायी वर्ग जो माना जाता है वो अमीर और उलेमा है। मैंने बताया कि सादा अमीर जो 100 गांव के ऊपर अधिकारी होता था उसे सादा अमीर कहा जाता था। तो ऐसे सादा अमीरों ने भी विद्रोह किए हैं। उन्हीं अमीरों के विद्रोह के तहत ही सही मायने में ये स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ है। पहला विद्रोह देखिए, सुल्तान का पहला विद्रोह सुल्तान के समय में कौन सा है, तो बहाउद्दीन गुरसास्प का विद्रोह है। कहाँ है, दक्षिण में है। तो माने सुल्तान के समय जो अंतिम वो पहला विद्रोह है वो दक्षिण भारत में है। और हम देखते हैं कि उत्तर भारत में जो सुल्तान के प्रति विद्रोह हुआ है उसके तहत क्या हुआ, बंगाल एक स्वतंत्र राज्य बना। इसके अलावा हम देखते हैं दक्षिण में जो विद्रोह हुए महावर में और महाराष्ट्र में बहमनी राज्य और दक्षिण में विजयनगर, तो ये सही मायने में दक्षिण, संपूर्ण दक्षिण सुल्तान के समय में ही दिल्ली सल्तनत से निकल चुका था और विभिन्न राज्यों का, नवीन राज्यों का उदय हो चुका था। अब हम देखते हैं कि सुल्तान के समय में जो आइनुल मुल्क मुल्तानी का विद्रोह हुआ है वो कहाँ हुआ है, अवध में हुआ है। याद रखिएगा, ये बात याद रखने की है। बहमनी राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में होती है, तो अलाउद्दीन बहमन शाह। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के नेतृत्व में होती है। इसके अलावा हम देखते हैं सुल्तान ने जिस अंतिम विद्रोह का दमन किया, याद रखिएगा सुल्तान ने अंतिम किस विद्रोह का दमन किया, तो गुजरात के विद्रोह का दमन किया। गुजरात में किसने विद्रोह किया था, तो तगी ने विद्रोह किया था। सुल्तान की मृत्यु कहाँ होती है, गोंडाल में थट्टा के निकट, माने सिंध में मृत्यु सुल्तान की हो जाती है। दीवाने सियासत का गठन किया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दीवाने सियासत का गठन किया, क्यों गठन किया गया, उद्देश्य क्या था, विद्रोह दमन करने के लिए। सुल्तान ने उसके समय में इतने अधिक विद्रोह हुए कि उन विद्रोहों के दमन के लिए भी एक डिपार्टमेंट, एक विभाग का गठन किया। दीवाने सियासत इसे कहा गया है। सियासत मीन्स दंड। उस समय तत्कालीन समय में सियासत का मतलब दंड से था और विद्रोहों के दमन के लिए ही सुल्तान ने दीवाने सियासत का गठन किया था। हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं आज के टॉपिक में। तो किसने किस राज्य की स्थापना करी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाबर का विद्रोह और बाबर स्टेट की स्थापना कौन करता है, बाबर सल्तनत की। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की है और बहमनी राज्य की स्थापना किसने की है। ये पॉइंट आज के टॉपिक में इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मूल्यांकन अगर आवश्यक होगा तो करा जाएगा, वरना फिर सैयद वंश की स्थापना और उसके बाद लोधी वंश के बारे में और तैमूर लंग के आक्रमण, इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।